Hello everyone, welcome again. This is क्लास नंबर 9th ऑफ करंट अफेयर्स। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिल गया है। अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 22 भाषाएं मेंशन, पहले मूल संविधान में 14 थी, फिर इसके बाद 8 भाषाएं और बढ़ी, तो टोटल कितनी हो गई? 22 भाषाएं। कौन सी अनुसूची में? 8वीं अनुसूची, यानी कि 8th शेड्यूल में है। याद रखना है ये चीज़ें भी, क्योंकि सिलेबस में पॉलिटिकल साइंस भी है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। ठीक है। क्लासिकल लैंग्वेज किनको बोलते हैं? अब देखिए, भारत का इतिहास काफ़ी पुराना है। ठीक। पुरानी भाषाओं में अगर देखें तो सबसे पुरानी किसको माना जाता है? तमिल भाषा को। तमिल, संस्कृत, तेलुगु। ठीक है। और इन भाषाओं को क्या है, पहले से ही क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा मिला हुआ है। लेकिन अब 5 भाषाएं और ऐड कर दी हैं। वो 5 भाषाएं कौन कौन सी हैं? मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगला। ठीक है। ये 5 भाषाएं याद रखना। इस तरह से आपसे पूछ लिया जाएगा। मराठी कहाँ बोली जाती है? मेनली ये महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में बोली जाती है, और जो पाली और प्राकृत हैं वो बिहार, यूपी और मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में, और बांग्ला ये पश्चिम बंगाल में, और असमिया आसाम वाले क्षेत्र में। एक एक करके 5 भाषाओं का थोड़ा थोड़ा इतिहास देख लेते हैं। मराठी भाषा की अगर बात करें तो इंडो आर्यन भाषा है, जो कहाँ महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में बोली जाती है। इसका इतिहास 2500 साल से भी ज़्यादा पुराना माना जाता है। अब पता कैसे लगा कि इतना पुराना है? देखिए, यहाँ पर शिलालेख मिलते हैं। ठीक है। जो मराठी भाषा का पहला ज्ञात शिलालेख है, इंस्क्रिप्शन है, वो कहाँ 2200 साल पुराना है। नाने घाटा शिलालेख में पाया जाता है मराठी भाषा का उल्लेख। उसमें महारठिन्नो शब्द का प्रयोग किया गया था। ठीक। तो जो मराठी भाषा में सबसे पुरानी ज्ञात साहित्यिक कृति है वो गाथा सप्तशती है, जो कि किसने लिखवाई? सातवाहन वंश हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं। सातवाहन वंश के एक शासक थे, क्या नाम था उनका? उनको हालवी बोलते हैं, हलवी बोलते हैं। ठीक है। बस प्रोनाउंसिएशन थोड़ा बदल जाता है, लेकिन बाकी नाम याद रखना है। सातवाहन वंश के शासक थे, उनके द्वारा गाथा सप्तशती लिखी गई थी। ठीक है। ऐसा माना जाता है कि ये जो है पहली शताब्दी ईस्वी में संकलित इसको किया गया था। मराठी भाषाओं में काफ़ी विद्वान आए, जैसे संत ज्ञानेश्वर, नामदेव, तुकाराम आदि अनेक थे। ठीक है। तो इनकी जो साहित्यिक रचनाएं थी वो मराठी भाषाओं में भी थी। अगर दुनिया के लेवल पर देखा जाए, विश्व लेवल पर, तो मराठी शीर्ष 15 भाषाओं में से एक है, और इतना याद रखना है मराठी के बारे में। फिर आती है हमारी भाषा पाली। जो पाली लैंग्वेज है, इसका ये क्या है? पाली जो शब्द है, एक तरह से ये आधुनिक काल में गढ़ा गया है। ठीक। तो इस पर डिबेटेबल टॉपिक है। ठीक है। डिबेट होती है कि इसका अस्तित्व कब आया था। ठीक है। 6वीं शताब्दी में या 7वीं शताब्दी में। कोई बोलता है कि तब तक इसका क्या है, कोई अस्तित्व में नहीं थी। लेकिन अब कौन इस पर डिबेटेबल टॉपिक है। ठीक है। डिबेट तो चलती रहेगी। बाकी पाली भाषा के आरंभिक जो संदर्भ हैं, बौद्ध विद्वान बुद्ध घोष की टिप्पणियों में भी मिलते हैं। अब पाली भाषा को लेकर जो सिद्धांत उभर कर सामने आए, उसमें कुछ नाम देख लेते हैं। मैक्स वोलेसर। ठीक है। इन्होंने क्या है, पाली भाषा को बोला, ये जर्मन के रहने वाले थे, मैक्स वोलेसर। ठीक है। जर्मन इंडोलॉजिस्ट। इन्होंने बोला है जो पाली भाषा है वो पाटल, पदाली से इसका नाम लिया गया है, जिसका संबंध क्या है? पाटलिपुत्र की भाषा से दर्शाता है। तो इन्होंने सिंपली बोला जो पाली भाषा है वो पाटलिपुत्र की भाषा है। ठीक है। इन्होंने इसका शब्द भी बताया, पाटल या पदाली से लिया गया है। जो आरसी चाइल्डर्स हैं ब्रिटेन ओरिएंटोलॉजिस्ट, इन्होंने क्या है, प्रथम पाली अंग्रेजी शब्दकोश के संकलन करता है। इन्होंने क्या बोला? पाली आम लोगों द्वारा बोले जाने वाली स्थानीय भाषा थी। ये चीज़ मानी भी जाती है कि पाली को
उस टाइम जन साधारण की भाषा माना जाता था। जेम्स अल्विस, ये कॉलोनियल एरा लेजिस्लेचर फ्रॉम सैलोन, मतलब कहाँ, ये श्रीलंका, सैलोन का पुराना नाम था। इन्होंने क्या पाली भाषा की पहचान गौतम बुद्ध के कालखंड में प्रचलित मगध की भाषा के रूप में की है। और अल्विस का मत था कि पाली का मूल नाम मगधी था और सम्राट अशोक के कालखंड तक इसका व्यापक रूप से उपयोग किया जाता था। ठीक है जी, ये कुछ डिबेट टेबल टॉपिक थे। पाली कहाँ कहाँ बोली जाती है? श्रीलंका, म्यांमार, मीन्स कहने का मतलब ये है जहाँ बौद्ध धर्म है वहाँ पाली भाषा देखने को मिलेगी। श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, जापान, कोरिया, तिब्बत, चीन, मंगोलिया, इन देशों में बोली जाती है। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए। ठीक, इनके जो 3 जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड त्रिपिटक हैं, त्रिपिटक जिसमें विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, ये भी पाली भाषा में इन्हें रचा गया है। ठीक है, जातक कथाएं जो हैं वो भी क्या है, पाली भाषा में ही लिखी गई हैं। फिर आती है प्राकृत भाषा, ये भारतीय आर्य भाषाओं में से एक है। ठीक है, तो आदि शंकराचार्य की एक उक्ति है, वाचम प्राकृत संस्कृतो श्रुतिगिरी। इन्होंने बोला है प्राकृत और संस्कृत दोनों भाषाएं भारतीय विद्या की संवाहिकाएं हैं। ठीक है, आचार्य पाणिनि, चंद और वरुचि, समंतभद्र आदि अनेक प्रख्यात भाषाविद मनीषियों ने प्राकृत के व्याकरण ग्रंथ लिखे हैं। ठीक है, जो भगवान महावीर, भगवान महात्मा बुद्ध जैसे महापुरुषों ने भी अपने उपदेश प्राकृत भाषा में दिए हैं। ठीक है, और प्राकृत की अगर बात की जाए, जो आज की हिंदी भाषा है, ठीक है, हिंदी भाषा है, हिंदी को भी राष्ट्रीय भाषा हिंदी भी प्राकृत अपभ्रंश की परंपरा से विकसित हुई है। ठीक है, प्री मौर्यन पीरियड में जो अभिलेख, सिक्के, सम्राट अशोक के अभिलेख, सम्राट खारवेल के अभिलेख, ये सब प्राकृत भाषाओं में हैं। ठीक है, इसके अलावा आचार्य भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में स्पष्ट शब्दों में प्राकृत को भारतीय जनमानस की भाषा के रूप में मान्यता दी है। महाकवि वाक्पति राज के अनुसार भारतवर्ष की समस्त भाषाओं का मूल स्रोत प्राकृत भाषा बोला है इन्होंने। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भगवान महावीर की जन्मभूमि वैशाली के विषय में लिखे गए ग्रंथ वैशाली अभिनंदन ग्रंथ में प्राकृत भाषा के महत्व को स्वीकार किया है। तो ये 3 भाषा हमने देखी, मराठी, पाली, प्राकृत। असमिया की अगर बात करें तो ये आसाम क्षेत्र में बोली जाती है। इसकी उत्पत्ति संस्कृत से मानी जाती है। इसका विकास 7वीं सदी में हुआ था। विभिन्न विद्वान जैसे जॉर्ज ग्रियर्सन, सुनीति कुमार चटर्जी और बानीकांत काकती के अनुसार असमिया भाषा मगधी प्राकृत समूह से संबंधित है। इसके विपरीत कुछ अनेक विद्वान आए जैसे बेनी माधव बरुआ, डिम्बेश्वर नियोग का मानना है कि असमिया भाषा की जड़ें कामरूपी प्राकृत में हैं। ठीक है, इन्होंने प्राकृत बोला है। जॉर्ज ग्रियर्सन, सुनीति कुमार चटर्जी और बानीकांत काकती ने मगधी प्राकृत समूह से संबंधित बताया है। ठीक है, असमिया भाषा का सबसे प्रारंभिक लिखित उल्लेख कथा गुरुचरित है और इसकी जो उत्पत्ति है आसाम शब्द की, ये एग्जोम से हुई जो ब्रह्मपुत्र घाटी को संदर्भित करता है। इसके अलावा फिर अगली हमारी भाषा आती है और कुछ इसमें इम्पोर्टेंट है तो देख लेना है। ठीक है, फिर आती है बांग्ला भाषा। अब ये किस क्षेत्र में बोली जाती है? वेस्ट बंगाल, ठीक है, जो बांग्लादेश पार्ट है उसमें भी बोली जाती है, लेकिन अब वो एक अलग राष्ट्रीय है। ठीक है, पहले जो ये बंगाल था कोई छोटा मोटा बंगाल नहीं था जो आज का वेस्ट बंगाल है। पहले इसमें बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल, आसाम, ये सारे क्षेत्र आते थे। ठीक है जी, तो राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे प्रभावशाली लोगों ने भी बांग्ला साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने बांग्ला कथा साहित्य की नींव रखी
और फिर रविंद्रनाथ टैगोर, माइकल मधुसूदन दत्त, सुकांत भट्टाचार्य, काजी नजरुल इस्लाम जैसे कवियों ने भी बांग्ला भाषा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब देखिए, हमने पहले बताया 6 क्लासिकल लैंग्वेज बताई, फिर हमने बोला 5 और ऐड हो गई, तो टोटल कितनी हो गई? अब 11 भाषाएं हो गई हैं। ठीक है। 3 अक्टूबर 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 भाषाओं को मंजूरी दी। 6 भारतीय भाषा पहले से थी, जिसमें संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और उड़िया थी। अब इनको कब कब दर्जा मिला है, ये याद करने वाली बात है, ध्यान से सुनना है। तमिल को 12 अक्टूबर 2004 को, फिर संस्कृत ऐड की 25 नवंबर 2005 को, तेलुगु 2008 में, कन्नड़ 2008 में, इन दोनों को एक ही डेट पे ऐड किया गया था, 31 अक्टूबर 2008 को। इसके बाद मलयालम 1 मार्च 2014 को, उड़िया। अब ये 5 भाषाएं जो मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया, बांग्ला, तो टोटल भाषाएं 11 हो गई हैं, ध्यान रखना है। ठीक है जी। शास्त्रीय भाषा का दर्जा निर्धारित मानदंड। ठीक है, कैसे मिलता है किस भाषा को? अगर कोई भाषा है उसको क्या है, शास्त्रीय भाषा का दर्जा लेना है। ठीक है, जैसे अब पंजाबी है, इसके इतिहास पर भी बात की जाएगी कि हमें भी शास्त्रीय भाषा में ऐड होना है, तो इसके लिए मानदंड रखे गए हैं। क्या है? वर्ष 2004 में भारत सरकार ने पहली बार भाषाओं की एक नई श्रेणी का निर्माण किया था, जिसे शास्त्रीय भाषा के रूप में जाना गया था। ठीक है, 2004 में तमिल को ऐड किया गया था, ध्यान रखना है, पहली भाषा तमिल है। ठीक है जी। वर्ष 2024 में साहित्य अकादमी के अधीन भाषा विशेषज्ञ समिति लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट कमेटी की सिफारिशों के आधार पर मानदंड का संशोधन किया गया है। अब क्या कर दिया गया है? 1500-2000 वर्ष पुरानी भाषा होनी चाहिए इतिहास में लिखी हुई। ठीक है, इसके जो पाठ हैं, आरंभिक पाठ, तो ये क्या है, 1500 से 2000 वर्ष पुराने होने चाहिए। प्राचीन साहित्य पाठों का ऐसा संचित निकाय जिसे इसे बोले जाने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी द्वारा मूल्यवान विरासत माना जाता हो। काव्य, शिलालेख और अभिलेखीय साक्ष्य के अतिरिक्त ज्ञान से संबंधित ग्रंथ और शास्त्रीय भाषा और इतिहास अपने वर्तमान स्वरूप से भिन्न हो सकते हैं, अपनी शाखाओं के बाद के रूपों से अलग हो सकते हैं। शास्त्रीय भाषा को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय दिल्ली, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली, राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय तिरुपति, ये क्या है, संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम 2020 के तहत 3 केंद्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। तमिल भाषा के विकास के लिए चेन्नई में केंद्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान की स्थापना की गई। मैसूरू में भारतीय भाषा संस्थान, यहाँ पर कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और उड़िया में अध्ययन के लिए सेंटर फॉर एक्सीलेंस स्थापित किए गए हैं। तो ये समझ आया क्लासिकल लैंग्वेज के बारे में, हमने यहाँ पर आपको काफ़ी विस्तार से बताया है। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ से छूटना नहीं चाहिए अगर आता है तो। नेक्स्ट है क्रूज भारत मिशन, क्रूज टूरिज्म। ये क्या है? प्राकृतिक आधारित पर्यटन क्षेत्र, नेचुरल बेस्ड टूरिज्म सेगमेंट है। अब यहाँ पर देखिए क्रूज के उपयोगों को यहाँ पर देखिए, जो नदियाँ हैं, ठीक है, नहरें हैं, समुद्र हैं, इसमें क्रूज देखे होंगे अपने। भारत में 7517 किलोमीटर से अधिक लंबी तटरेखा के साथ 12 मेजर पोर्ट हैं और 217 छोटे पतन हैं। 12 नहीं, अब एक 13वां और ऐड हो गया है, तो वो हम अभी आगे जैसे चलेंगे तो 13वां भी आपको बताएंगे कि 13वां कहाँ है। अंडमान एंड निकोबार के किस आइलैंड के पास 13वां मेजर पोर्ट बनाया गया है। ठीक है, अभी यहाँ याद रखना है 12 लिखा है, 13 कर लेना है। 13 मेजर पोर्ट और 217 माइनर पोर्ट। अब देखिए इनमें जो क्रूज चलते हैं, इनको बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, इनको बढ़ावा देने के लिए क्या शुरू किया गया है, देख लेते हैं। 30 सितंबर
2024 को केंद्रीय पतन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने मुंबई बंदरगाह से क्रूज भारत मिशन लॉन्च किया। इन्होंने क्रूज पोत एम्प्रेस पर सवार होकर इस मिशन को लॉन्च किया है। इस मिशन का उद्देश्य क्या है? क्रूज पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देना है। अगले 5 वर्षों के लिए क्रूज पैसेंजर ट्रैफिक को दोगुना किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ठीक है, याद रखना, क्रूज एम्प्रेस याद रखना, कहाँ से किया? मुंबई से, मुंबई बंदरगाह से। केंद्रीय पतन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। मिशन के चरण 3 चरणों में से लागू किया जाएगा। पहला जो चरण है 1 अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2029 तक संचालित होगा। इसमें क्या है? क्रूज गठबंधन बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। ठीक है, मीन्स कुल मिलाकर ये मानना कि क्रूज को बढ़ावा देने के लिए ये योजना चलाई गई है। 3 चरण में है। चरण 2 1 अक्टूबर 2025 से 31 मार्च 2027 तक। तीसरा चरण 1 अप्रैल 2027 से 31 मार्च 2029 तक रहेगा। सॉरी, यहाँ पर हमने बताया ना ये कि 3 चरण में होगा। पहला चरण यहाँ से चलेगा 1 अक्टूबर 2024 से 30 सितंबर 2025 तक। ये ओवरऑल पीरियड है। ठीक है, 1 अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2029 तक संचालित ये पूरा टाइम पीरियड है। 3 फिर चरण में चलाया जाएगा। ठीक है जी, याद रखना है ये चीज़ें। नेक्स्ट है शहरी शासन सूचकांक 2024। सर्वप्रथम ये 2020 में प्रजा फाउंडेशन के द्वारा लॉन्च किया गया अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स। ठीक है, इसमें क्या है? इसमें किन चीज़ों को देखा जाता है? शहरी शासन सुधारों पर व्यापक चर्चा को प्रेरित किया है। ठीक है, अब 26 सितंबर 2024 को प्रजा फाउंडेशन द्वारा शहरी शासन सूचकांक 2024 लॉन्च किया। यह इसका सेकंड संस्करण है। ठीक है, सेकंड एडिशन है। 4 थीम पर यह आधारित है। पहला, एम्पावर्ड सिटी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव एंड लेजिस्लेटिव स्ट्रक्चर। सेकंड, एम्पावर्ड सिटी एडमिनिस्ट्रेशन। थर्ड, एम्पावर्ड सिटीजन। फोर्थ, फिस्कल एम्पावर्डमेंट। तो ये 4 ही थीम याद रखना। बाकी वैसे तो 13 सब थीम है और 42 इंडिकेटर्स हैं, वो याद रखने की ज़रूरत नहीं है। 28 राज्य, 2 केंद्र शासित प्रदेशों और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का औसत स्कोर 39.17 है। केरल टॉप पर रहा। शीर्ष 5 राज्य केरल, उड़ीसा, स्कोर याद मत रखना, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश है। केरल फर्स्ट, उड़ीसा सेकंड, महाराष्ट्र थर्ड, छत्तीसगढ़ फोर्थ, मध्य प्रदेश 5। शहरी शासन सूचकांक में बिहार को 15वां स्थान, उत्तर प्रदेश को 16वां स्थान प्राप्त हुआ है। शहरी शासन सूचकांक में अंतिम 5 राज्य नागालैंड सबसे नीचे, फिर मणिपुर, फिर मेघालय, फिर चंडीगढ़, फिर पंजाब। तो सबसे नीचे रैंक किसकी है? नागालैंड की है, फिर मणिपुर और फिर मेघालय। ये 3 राज्य रहे हैं। ठीक है जी। शहरी शासन सूचकांक 4 विषयों में उत्तर प्रदेश की रैंक और देख लीजिए। सशक्त शहर, निर्वाचित प्रतिनिधि और विधायी संरचना में 13वीं रैंक है। सशक्त शहर प्रशासन में 24वीं, सशक्त नागरिक में 24 और राजकोषीय सशक्तिकरण में 6। जैसा कि अभी हमने ऊपर बताया था, सर्बानंद सोनोवाल जी से रिलेटेड बताया क्रूज भारत मिशन, तो उसमें बताया 12 की जगह 13 पोर्ट हो गए हैं। तो भारत का 13वां महापतन मीन्स मेजर पोर्ट कौन सा बन गया है? तो जो अंडमान एंड निकोबार है, अंडमान एंड निकोबार भी कई द्वीपों में डिवाइडेड है। जो बड़ा द्वीप है एक यहाँ पर, इसको बोलते हैं सबसे नीचे ग्रेट निकोबार है। कौन सा? ग्रेट निकोबार। अब ग्रेट निकोबार में क्या है? इंदिरा पॉइंट भी इसी पर है, ग्रेट निकोबार पर।
तो यहाँ पर ये जो जगह है, यहाँ एक बे बनी हुई है, ध्यान से देखना। उस बे का नाम है गलाथिया बे, गलाथिया की खाड़ी। यह अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। अब भारत सरकार ने यहीं पर 13वां पोर्ट बना दिया है। तो गलाथिया की खाड़ी पतन, ठीक है, गलाथिया बे पोर्ट को 13वां मेजर पोर्ट घोषित कर दिया गया है। तो गलाथिया की जो खाड़ी है इसकी लोकेशन देख लीजिए, ये ग्रेट निकोबार है। जैसे अंडमान निकोबार डिवाइडेड है, ऊपर तो नॉर्थ अंडमान आता है, ठीक है, नॉर्थ अंडमान, फिर इसके बाद मिडिल अंडमान आता है, फिर लिटिल अंडमान आता है, ठीक है, लिटिल अंडमान के बाद फिर कौन सा आता है, ग्रेट निकोबार आता है, ठीक है, ग्रेट निकोबार। तो ये डिवाइडेड है किससे, 10 डिग्री चैनल से, याद रखना 10 डिग्री चैनल, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, कि अंडमान निकोबार से किससे डिवाइडेड है, 10 डिग्री चैनल से। और एक एग्जाम में तो इस तरह पूछा गया है कि कौन सा मीन्स डिवाइडेड है, ऐसे पूछ लेंगे कि नॉर्थ अंडमान और ग्रेट निकोबार डिवाइडेड है, इस तरह से बना देंगे एमसीक्यू। तो याद रखना लिटिल अंडमान, ठीक है, किससे, यहाँ पर ग्रेट निकोबार, ठीक है। हालांकि होने को तो छोटे भी हैं, यहाँ कार निकोबार भी है, ठीक है, कार निकोबार भी है, लिटिल निकोबार भी है, और ग्रेट निकोबार सबसे लास्ट में। तो ऑप्शन पर देखना है कि ऑप्शन में क्या पूछा जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है, ऑप्शन देखना, अगर आए लिटिल अंडमान और कार निकोबार तो वही सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसको डिटेल में इंडियन ज्योग्राफी में आप पढ़ते हुए। गलाथिया बे याद रखना है, ठीक है, 13वां मेजर पोर्ट याद रखना कहाँ पर बनाया गया है, ठीक। भारत के 13 महापतन मेजर पोर्ट एक नज़र में देख लेते हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी पतन कोलकाता में, ठीक है, हल्दिया सहित है। पारादीप ये उड़ीसा में है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। कामराज पतन तमिलनाडु, चेन्नई तमिलनाडु में है। वीओ चिदम्ब नार पतन ये तमिलनाडु में है। दीनदयाल पतन कच्छ गुजरात में है। मुंबई पतन महाराष्ट्र में है। जवाहरलाल नेहरू पतन महाराष्ट्र में है। मोरमागांव गोवा में है। नवमंगलूर कर्नाटका में है। कोच्चि केरल में है। और गलाथिया की खाड़ी ग्रेट निकोबार अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में है, ठीक है जी। नेक्स्ट है एक राष्ट्र एक चुनाव के प्रस्ताव को मंजूरी। अब देखिए 1951-52 से लेकर, ठीक है, 1967 तक जो राज्य के चुनाव और लोकसभा के चुनाव एक साथ से ही होते थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे फिर अलग होने लगा, ठीक है। अब इसी को लेकर यहाँ पर क्या है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 18 सितंबर 2024 को एक राष्ट्रीय एक चुनाव के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। तो इस जो एक राष्ट्रीय एक चुनाव जो कमेटी बनाई गई, इसके अध्यक्षता श्री रामनाथ कोविंद जो कि पूर्व राष्ट्रपति रहे भारत के, इन्होंने क्या है 14 मार्च 2024 को सौंपी गई अपनी रिपोर्ट में सारी चीज़ें दी थी। इस प्रस्ताव के अनुसार देश में चुनाव 2 चरणों में कराए जाएंगे। प्रथम चरण में लोकसभा एवं सभी विधानसभाओं के चुनाव एक साथ आयोजित किए जाएंगे और द्वितीय चरण में प्रथम चरण के 100 दिनों के अंदर स्थानीय निकायों के चुनाव आयोजित होंगे, ठीक है जी। समकालीन चुनाव के कार्यान्वयन को सक्षम करने के लिए संसद में 2 प्रकार के संशोधन विधेयक को प्रस्तुत करने का प्रस्ताव है, ठीक है। एक संवैधानिक संशोधन विधेयक होगा और दूसरा विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों के कानूनों में परिणामी संशोधन होगा, ठीक है। इस पर हालांकि अभी पास बिल हो गया है और बाकी अब देखते हैं मंजूरी कब मिलती है और कब ये एक नया एक्ट बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अनुच्छेद 83 आर्टिकल 83 जो संसद से रिलेटेड है, आर्टिकल 172 जो राज्य विधानमंडलों से रिलेटेड है, और आर्टिकल 82 ए, तो इसको क्या है फिर संशोधित किया जाएगा, ठीक है। दूसरे चरण में जैसा कि हमने बताया राज्य विधानसभाओं के चुनाव होने के 100 दिनों के भीतर आयोजित करने हेतु एक संवैधानिक संशोधन विधेयक पर
पुनः स्थापित किया जाएगा। ठीक है जी। आर्टिकल 368 जो कि अमेंडमेंट से रिलेटेड है, तो इसमें क्या है, प्रथम शर्त के अनुसार दोनों सदनों कुल सदस्यों के आधे से अधिक सदस्य द्वारा मतदान किए जाना अनिवार्य है, जबकि द्वितीय शर्त के अनुसार प्रथम शर्त के अधीन रहते हुए उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या के 2/3 सदस्य संशोधन के पक्ष में हो। ठीक, तो ध्यान से ये पढ़ना है। ठीक है, इसको देखना है। ONOE 8 सदस्यीय कमेटी है। अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। गठन 2 सितंबर 2023 को हुआ था। इसमें 8 सदस्यों में कौन कौन है? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, गुलाम नबी आज़ाद, वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष NK सिंह, लोकसभा के पूर्व महासचिव डॉक्टर सुभाष कश्यप, वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे, संजय कोठारी ये पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त हैं, और अर्जुन राम मेघवाल विशेष आमंत्रित सदस्य हैं। सचिव नितिन चंद्र, सचिव भारत सरकार विधि एवं कार्य विभाग द्वारा रिपोर्ट मार्च 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी गई थी। तो ये कुछ बातें याद रखना है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम PM आशा योजना जारी रखने की मंजूरी से शुरू करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।